हे गाइस, आज हम शुरू करेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इससे पहले हमने मैथ के लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, और आगे सोशल साइंस के और साइंस के लेक्चर्स अपलोड होते रहेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और जो भी चैप्टर आपको चाहिए वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि वो चैप्टर आपके पास जल्द से जल्द उपलब्ध कराएं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। देखिए, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि तत्व या यौगिक अभिक्रिया करके नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आपने क्लास 9th में तत्व के बारे में पढ़ा होगा कि तत्व एक ऐसा शुद्ध पदार्थ है जिसका रासायनिक संगठन एक जैसा होता है। जिसका रासायनिक संगठन क्या होता है? एक जैसा होता है। यानी कि अगर ऑक्सीजन है तो इसमें सिर्फ ऑक्सीजन का ही संगठन होगा। अगर हीलियम है तो इसमें हीलियम का ही संगठन होगा। हाइड्रोजन है तो इसमें हाइड्रोजन का ही संगठन होगा। तो ये सब क्या है? तत्व है। और विभिन्न तत्व यौगिक का निर्माण करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि तत्व या यौगिक अभिक्रिया करके ये दोनों आपस में भी अभिक्रिया कर सकते हैं या खुद भी टूट सकते हैं, जो हम आगे देखेंगे इसी चैप्टर में। और अभिक्रिया करके नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हाइड्रोजन गैस है, जैसे मान लीजिए ये H2 है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन है, तो ये भी तत्व है और ये भी तत्व है। इन दोनों ने अभिक्रिया किया और एक नया तत्व बनाया H2O। तो ये क्या है? ये है जल है। तो जब दो तत्व या दो यौगिक आपस में अभिक्रिया करके एक नए गुण वाला पदार्थ बनाता है तो उसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए, इसका गुण अलग है, इसका गुण अलग है, लेकिन जो ये नया तत्व बना है इसका गुण जो है इन दोनों गुणों से एकदम डिफरेंट है। जैसे आप देखिएगा कि हाइड्रोजन क्या है? गैस है। ऑक्सीजन भी क्या है? गैस है। लेकिन ये जो H2O बना है वो क्या है? लिक्विड है। तो देख रहे हैं, ये जो है नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण हुआ है। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए उदाहरण, जैसे आप जो भोजन करते हैं तो उसका जो पचना है वो भी रासायनिक अभिक्रिया है। आप जो सांस लेते हैं वो भी रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पे जो आपने देखा होगा कि जंग लग जाता है वो भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। मैग्नीशियम के फीते का जलना ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। दूध से दही का बनना ये भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं है? तो इसके कुछ पहचान है। जैसे अवस्था में परिवर्तन हो जाए, कि मान लीजिए लिक्विड है गैस में बदल गया, या गैस है लिक्विड में बदल गया, तो इसके अवस्था में जो परिवर्तन होगा उससे हम पता कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। रंग में परिवर्तन हो सकता है, उसका कलर जो है वो चेंज हो सकता है। तापमान में परिवर्तन हो सकता है कि तापमान बढ़ जाए, हो सकता है कि तापमान घट जाए। तो इन कारकों से हम पता कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। जैसे गैस का उत्सर्जन हो सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई गैस निकले। जैसे मान लीजिए कि हम सांस लेते हैं तो सांस लेते क्या है? हम ऑक्सीजन लेते हैं। जैसे ऐसे लेते तो हम एयर है, ऐसे नहीं है कि हम ऑक्सीजन गिन के लेते हैं, एयर लेते हैं, लेकिन इसमें जो पार्ट होता है वो ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। तो ऑक्सीजन हमारे काम का होता है, तो ऑक्सीजन चलिए हम मान लेते हैं कि ऑक्सीजन हम लेते हैं, लेकिन हम छोड़ते क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अब बताइए, हम लेते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये कैसे होता है? तो देखिए, जब हम भोजन करते हैं, जब वो पचता है तो वो ग्लूकोज के रूप में हमारे अंदर स्टोरेज हो जाता है, और जब यही ऑक्सीजन रक्त के सहारे से उस ग्लूकोज को तोड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो ये क्या है? गैस का उत्सर्जन ही है। ये हम 5th चैप्टर में पढ़ेंगे। जब हम जैव प्रक्रम पढ़ेंगे तो इसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे कि पाचन की प्रक्रिया कैसी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के अंदर कैसे बनता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में गैसों का उत्सर्जन भी हो सकता है। अब देखिए, अभिकारक क्या है? देखिए, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। जैसे अभी मैं बता रहा था कि आपको H2 और +O2 ये दोनों अभिक्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं? H2O बनाते हैं। तो ये दोनों क्या हो गए? अभिकारक हो गए, जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। तो उत्पाद किसे कहते हैं? तो जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं
उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। जैसे मान लीजिए H2 प्लस O2, इन दोनों अभिकारक है, इन दोनों ने अभिक्रिया की, तो नए पदार्थ क्या बने, H2O बना। तो ये जो नया पदार्थ बना, जो नया गुण वाला पदार्थ बना, उसे ही हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। तो ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया से होता है उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। जैसे देखिए मैग्नीशियम है Mg, ऑक्सीजन O2, ये दोनों क्या है, अभिकारक है। अब ये इन दोनों ने अभिक्रिया किया और बनाया आपको MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये हो गया आपका उत्पाद। अब देखिए रासायनिक समीकरण, देखिए रासायनिक समीकरण को लिखते हैं कैसे, तो ध्यान रखिएगा किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थ के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने अभिक्रिया की और उसने आपका अभिक्रिया करके जल बनाया, तो आप इसे इस तरह से नहीं लिख सकते। सबसे पहले हाइड्रोजन का प्रतीक लिखना पड़ेगा, तो H2, ऑक्सीजन का प्रतीक लिखना पड़ेगा ऑक्सीजन O2, और जल का प्रतीक लिखना पड़ेगा H2O। तो इस तरह से आपको लिखना है, तो यही कहलाता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। अब देखिए ये जो अभिक्रिया हुई है और इस तरह से ये जो ऊपर में देख रहे हैं, ये जो अभिक्रिया हुई है उसे हमने इस तरह से लिखा, तो इसी को कहेंगे हम रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। अब देखिए भौतिक अवस्था क्या है, जैसे मान लीजिए कि मैंने हाइड्रोजन गैस लिखा, तो हाइड्रोजन क्या था, इसका प्रतीक है H, और इसका जो सूत्र होता है वो H2 होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है, O2। तो इसका भौतिक अवस्था क्या है, तो ये गैस है ना, तो इसको हम G लिख सकते हैं। ये ऑक्सीजन है तो इसको मैं G लिख सकता हूँ, यानी कि गैसेस फॉर्म में। और H2O जल बना, तो इसके साइड में मैं L लिख सकता हूँ, यानी कि ये लिक्विड है। तो यही इसकी भौतिक अवस्था है। तो इसके भौतिक अवस्था को भी आपको लिखना होगा। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियाँ जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के साथ ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। हो सकता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उसने ताप दिया है, या हो सकता है कि उसने ऊष्मा को लिया है, तो उस अवस्था में आप लिया है तो तीर नीचे की तरफ दर्शाइए, और अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में तापमान निकला है तो उसे ऊपर की दर्शाइए। हो सकता है कि उस रासायनिक अभिक्रिया में प्रेशर लगा हो, किसी कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक की भूमिका हो, जिसके कारण रासायनिक अभिक्रिया तेजी से हुई है। तो अगर ये सब है तो आप तीर के निशान को ऊपर या नीचे लगा के दर्शा सकते हैं। अब जैसे देखिए, अब रासायनिक परिवर्तन को आप कैसे प्रदर्शित करते हैं, जैसे मान लीजिए जिंक है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, इन दोनों ने अभिक्रिया किया। अब देखिए जिंक क्या है, तत्व है, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, ये आपको यौगिक है। इन दोनों ने अभिक्रिया किया और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाया। अब देखिए आप इसे लिख कैसे सकते हैं, सबसे पहले जिंक है तो जिंक को आपको लिखना पड़ेगा उसके तत्व के प्रतीक के रूप में। तो जिंक तत्व है तो उसका प्रतीक क्या है, Zn। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है आपका क्या है, यौगिक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। तो क्या है, तत्व के प्रतीक या रासायनिक सूत्र के सहारे से उसे लिखना, ये स्टेटमेंट यही कहता है, तो हमने इसको लिख दिया। अब ये अभिक्रिया किया, अच्छा ये दोनों है क्या, तो ये दोनों अभिकारक है, इन दोनों ने अभिक्रिया किया और बनाया आपको जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो आप इसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित कर सकते हैं, और ये जो लिखा गया है इसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण। अब देखिए आप रासायनिक समीकरण लिखते तो है, लेकिन उस रासायनिक समीकरण को आपको संतुलित करना पड़ेगा, क्योंकि संतुलित रासायनिक समीकरण के कुछ महत्व होते हैं। तो देखिए रासायनिक, पहले समझते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है। देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण ऐसा होता है जिसका दायां पक्ष और बायां पक्ष में जितने भी परमाणु हो वो सेम हो। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ H2 प्लस O2, तो आया क्या था, H2O मैंने लिया था, लेकिन ध्यान देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन इतने, यहाँ पे कितने हैं, 2 है, लेकिन ऑक्सीजन कितने, 1 है। तो ये संतुलित नहीं है। संतुलित रासायनिक समीकरण में इधर जितने हाइड्रोजन हो उधर भी उतने ही हाइड्रोजन हो, इधर जितने ऑक्सीजन हो उधर भी उतने ही ऑक्सीजन हो। इसीलिए कहा जाता है कि बाई ओर या दाई ओर जितने भी परमाणु है उधर भी उस तत्व के उतने ही परमाणु होने चाहिए। तो इस रासायनिक समीकरण को हमको संतुलित करना पड़ेगा। तो ये रासायनिक समीकरण हम कैसे संतुलित करेंगे वो हम आगे देखेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि इधर है H2 प्लस O2, अब इधर करना है
अब देखिए ये H2O है, अब देखिए मैं यहाँ पे 2 लगा दूंगा तो ऑक्सीजन तो 2 हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो इधर भी मैं 2 लगा दूंगा, तो इधर भी हाइड्रोजन 4 हो गया, इधर भी देख लीजिए हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन इधर कितना है 2, और इधर भी ऑक्सीजन कितना है 2। अब ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। तो ध्यान रखिएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण में दोनों पक्ष, चाहे अभिकारक पक्ष हो या उत्पाद पक्ष हो, या ये कह सकते हैं कि बाया पक्ष हो या दाया पक्ष हो, उसके परमाणु संख्या, सभी तत्व के परमाणु संख्या बराबर होने चाहिए, दाएं में जितने हो उतने बाएं में भी होने चाहिए। अब देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है। देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, साइंस में पढ़ा होगा चैप्टर 3 में। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता क्या है, देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, सिर्फ उसको आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो न अब जितना द्रव्यमान का यूज हो रहा है उतना ही द्रव्यमान रहना चाहिए, इसे आप चेंज कर सकते हैं। ये नहीं कि द्रव्यमान 10 है तो वो 8 बचेगा, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि द्रव्यमान का तो न हम निर्माण कर सकते हैं न ही विनाश कर सकते हैं। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया से पहले, यानी कि जो अभिकारक होते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो उत्पाद बनता है, प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। यानी कि अभिकारक में जितने तत्व के परमाणु संख्या है, उत्पाद में भी उतने ही तत्व के परमाणु संख्या होनी चाहिए। जैसे देखिए FeH2O Fe3O4H2 एक समीकरण है, रासायनिक समीकरण है। अब ये संतुलित नहीं है। अब संतुलित कैसे नहीं है, तो इसको देखिए। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको सॉल्व कैसे करते हैं या संतुलित कैसे करते हैं उसको समझिए। जैसे मान लीजिए Fe है, ठीक है, इधर आपका हाइड्रोजन है H है, और इधर आपका ऑक्सीजन है। देखिए 3 एलिमेंट है, इधर Fe है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, इधर भी सेम ही होगा, Fe है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन। अब देखिए सबसे पहले हम इधर वाले पक्ष को लिखें, Fe कितना है, 1 है, लिख दिए। हाइड्रोजन कितना है यहाँ, तो देखिए H2 है तो हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन कितना है, तो भैया ऑक्सीजन की इधर ना कुछ है ना आगे में कुछ है, तो ऑक्सीजन भी 1 है। लेकिन देखिए उल्टे साइड देखिए, यहाँ पे Fe कितना है, 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4 है, तो देखिए भैया 4 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, तो 2 है। अब देखिए, अब ये क्या संतुलित है, तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पे फेरस या जो लोहा है वो 1 है, और इधर कितना है, 3 है। ऑक्सीजन इधर इतना 1 है, और इधर कितना है, 4। अब आपको इधर संतुलित करना पड़ेगा। तो संतुलित देखिए कैसे करना पड़ेगा। इधर ऑक्सीजन कितना है, 4 है, और इधर ऑक्सीजन 1 है, तो इसे आप 4 बना दीजिए। चलिए मैं इधर 4 बना देता हूँ ऑक्सीजन। अब इधर जैसे ही मैंने 4 बनाया, तो आप क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ भी 4 गुना हो गया, तो इधर आप हाइड्रोजन के साथ भी 4 गुना कर दीजिए। जैसे अगर आप हाइड्रोजन के साथ 4 इधर गुना कीजिएगा, तो आपको उधर भी हाइड्रोजन के साथ 4 गुना करना पड़ेगा। अब देखिए इधर मैंने हाइड्रोजन के साथ 4 गुना कर दिया। अब देखिए आपको क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन 8 इधर भी हो गया, और हाइड्रोजन 8 इधर भी हो गया। ऑक्सीजन इधर 4 हो गया, और ऑक्सीजन इधर भी 4 हो गया। दिख रहा होगा, यानी कि ये दोनों संतुलित हो गए। अब देखिए फेरस कितना है, फेरस इधर 3 है, तो इधर भी 3 से मल्टीपल कीजिए। लेकिन इधर मैं 3 से मल्टीपल करता हूँ तो इधर में कुछ चेंज नहीं होता है। तो ये आपका रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। तो इस रासायनिक समीकरण को आप संतुलित को क्या लिखेगा, 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। ये तो इस तरह से आप रासायनिक समीकरण को लिख सकते हैं। ये आपका LHS हो गया, और ये आपका RHS हो गया। सेकंड में देखिए, सेकंड में भी यही है, Zn है, जिंक है, ले लीजिए, Zn को जिंक बोलते हैं। H2 है, हाइड्रोजन है, H लिख लीजिए, सल्फर है, S ले लीजिए, और ऑक्सीजन है, O ले लीजिए। 4 तत्व है, इधर भी आपको 4 एलिमेंट मिलेंगे। देखिए Zn, सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब देखिए Zn कितना है, 1 है इधर, हाइड्रोजन कितना है इधर, इधर 2 है, सल्फर कितना है इधर, 1 है, और ऑक्सीजन कितना है इधर, तो 4 है। तो लिख लीजिए, 4 लिख लिए। अब देखिए इधर देखिए Zn कितना है, 1 है, S कितना है, सल्फर, सल्फर भी 1 है, ऑक्सीजन इधर कितना है, ऑक्सीजन भी इधर 4 है, हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन भी इधर 2 है। अब देखिए सेम देखिए, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4। तो इस समीकरण को हम कहेंगे ये समीकरण ऑलरेडी संतुलित है, क्योंकि सेम LHS में जो परमाणु का, किसी तत्व का परमाणु का संख्या है, वो RHS में भी वही है, यानी कि अभिकारक में जो है वही उत्पाद में भी है। तो इस समीकरण को हम कहेंगे संतुलित समीकरण, क्योंकि यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करता है।
और जब कोई समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन नहीं करेगा तो हमारा काम है कि उस समीकरण को सबसे पहले हम संतुलित कर दें। देखिए अब देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं। ऐसे देखिए बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन आपको इस चैप्टर में मिनिमम 5 प्रकार पढ़ने हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है संयोजन अभिक्रिया। इसी संयोजन अभिक्रिया में आपको उष्माशोषी अभिक्रिया आ जाएगी। फिर आपको पढ़ना है वियोजन अभिक्रिया, फिर आपको पढ़ना है विस्थापन अभिक्रिया, फिर आपको पढ़ना है द्विविस्थापन अभिक्रिया, और फिर आपको पढ़ना है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, और इसी में आपको पढ़ना है रेडॉक्स अभिक्रिया। और यहाँ पे पढ़ना है आपको उष्माक्षेपी अभिक्रिया, और यहाँ पे पढ़ना है उष्माशोषी अभिक्रिया। तो हम देखेंगे, अब देखते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 या 2 से अधिक पदार्थ, और ये 2 या 2 से अधिक पदार्थ तत्व भी हो सकते हैं और यौगिक भी हो सकते हैं, ये आपस में क्या करेंगे, संयोग करेंगे, यानी कि जुड़ेंगे। यहाँ देख रहे हैं संयोजन, संयोजन का अर्थ ही होता है जुड़ना। 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब संयोजन करेंगे और उससे एकल उत्पाद बनाएंगे, उसी को हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। देखिए एक ही उत्पाद बनेगा, 2 या 2 से अधिक यौगिक या तत्व मिलेगा और एक ही उत्पाद बनाएगा। उस अभिक्रिया में कोई भी सह उत्पाद नहीं बनेगा, एक्स्ट्रा उत्पाद नहीं बनेगा। जैसे मैं आपको शुरू से ही बता रहा हूँ H2 + O2, तो ये क्या बना रहा है, 2H2O बना रहा है या जल बना रहा है। इसको संतुलित कर दिए तब, तो 2H2 + O2 2H2O बनाया। तो अब देखिए ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला और एक उत्पाद बनाया, देख रहे हैं, जुड़ के एक उत्पाद बनाया, तो इसी को कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। ठीक है। अब देखिए जैसे कोयले का दहन, जैसे कार्बन ऑक्सीजन 2 अभिक्रिया मिला और एक नया अभिक्रिया एक ही बना है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया। जैसे जल का निर्माण, अभी हमने बात किया हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, इन दोनों ने क्या बनाया, जल बनाया। अब देखिए ये अवस्था है, ये सॉलिड है, ये गैस है, और इसने गैस का निर्माण किया है, तो अवस्था को भी आप लिख सकते हैं। तीसरा है बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सॉलिड स्टेट में, ये जल के साथ यौगिक जो है इसके साथ अभिक्रिया किया, ये भी यौगिक है, इन दोनों ने अभिक्रिया किया और बनाया आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम कहते हैं बुझा हुआ चूना। तो इसे आप कह सकते हैं संयोजन अभिक्रिया, यानी कि 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये दोनों क्या है, तत्व है। कोयले के दहन में तत्व है, ये भी तत्व है, और यहाँ पे यौगिक और यौगिक है, और ये अभिक्रिया हुआ, एकल उत्पाद बना है, एक ही उत्पाद बना है, तो इस उत्पाद को या इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। अब देखिए संयोजन अभिक्रिया में ही क्या होगा, जब संयोजन अभिक्रिया में उष्मा निकलेगी, ध्यान रखिएगा, जब संयोजन अभिक्रिया होगी उत्पाद एक ही बनेगा, लेकिन उसमें हो सकता है कि उष्मा निकले, तो जब उष्मा निकलेगी संयोजन अभिक्रिया में, तो उसी को हम कहेंगे उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। तो देख लेते हैं उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ उष्मा का भी उत्सर्जन होता है, यानी कि उष्मा भी उससे निकलती है, उसी को उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए प्राकृतिक गैस का दहन, अब जैसे प्राकृतिक गैस का दहन करते हैं तो प्राकृतिक गैस को कहते हैं CH4, इसको मीथेन भी कहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका दहन होता है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जल निकलता है, और प्लस ये उष्मा निकलती है। तो ध्यान रखिएगा जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद निर्माण के साथ, ये देखिए ये संयोजन अभिक्रिया का प्रकार नहीं है, लेकिन ये संयोजन अभिक्रिया के तहत ही पढ़ा जाता है कि जब भी उत्पाद का निर्माण होगा और उसमें उष्मा निकलेगी या उष्मा का उत्सर्जन होगा, तो उसे हम उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि देखिए यहाँ पे उष्मा निकल रही है तो इसे उष्माक्षेपी कहेंगे। जैसे श्वसन, जब हम सांस लेते हैं तो यह भी उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन पच के हमारे शरीर में ग्लूकोज के रूप में जमा होता है, जिसे हम C6H12O6 कहते हैं। अब जैसे ही हम ऑक्सीजन सांस लेते हैं तो ये ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करता है, और ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमें देता है, प्लस जल देता है, और फिर हमें एनर्जी देता है, तो इसे हम उष्मा कहते हैं। तो ये भी क्या है, उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये हम श्वसन जैव प्रक्रम वाले चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन श्वसन भी एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। देखिए हम जो खाना खाते हैं तो वो किस रूप में स्टोर होता है, ग्लूकोज के रूप में। ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रखिएगा। हम जब सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन क्या होता है, ब्लड के सहारे से ग्लूकोज के पास पहुंचता है, और इन दोनों के बीच में अभिक्रिया होती है। जैसे अभिक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकला, जल निकलता है जिसका हम उत्सर्जन कर देते हैं, और फिर ये एक उष्मा मिलती है, यानी कि ये एक एनर्जी का फॉर्म है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो श्वसन भी एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है।
अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया में हमने संयोजन अभिक्रिया पढ़ा और इसी के अंतर्गत हमने एक देखा, देखिए ध्यान रखिएगा ये इसके प्रकार नहीं है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पढ़ा कि हो सकता है कि अभिक्रिया में ऊष्मा निकले तो उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब देखते हैं वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। यहाँ पे देख रहे हैं संयोजन में क्या हो रहा था, तो जुड़ रहा था दो से अधिक तत्व, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में जुड़ रहे थे और एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। वियोजन में क्या होगा, एक पदार्थ होगा जो कई पदार्थों में टूटेगा। अब देखिए वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान रखिएगा संयोजन में क्या हो रहा था, संयोजन में क्या हो रहा था, दो या दो से अधिक तत्व आपस में जुड़ते थे, जैसे मान लीजिए ए और बी, ये तत्व भी हो सकता है यौगिक भी हो सकता है, और एक ही तत्व बनाता था, तो इसे क्या कहते थे, संयोजन। लेकिन वियोजन में क्या होगा, एक तत्व है जो एक से अधिक में टूट जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे, वियोजन। जैसे अच्छा वियोजन अभिक्रिया को तीन प्रकार से बांट सकते हैं। जैसे देखिए वियोजन अभिक्रिया को, ये जो वियोजन है उसे आप तीन आधार पर बांट सकते हैं। उष्मीय वियोजन, यानी कि जब आप उष्मा देते हैं तब कोई चीज़ टूटता है तो उसे हम उष्मीय वियोजन कहेंगे। जब आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी विद्युत देते हैं तब वो टूटता है तो उसे हम विद्युत वियोजन कहते हैं। और जब आप प्रकाश डालते हैं, अब प्रकाश के एनर्जी से ये टूटता है तो उसे हम प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। तो जब उष्मा के सहारे टूटेगा तो या विद्युत के सहारे टूटेगा या प्रकाश के सहारे टूटेगा तो इसे हम वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। लेकिन उष्मा के सहारे टूटेगा तो उष्मीय वियोजन, विद्युत के सहारे टूटेगा तो विद्युत वियोजन, और प्रकाश के सहारे से टूटेगा तो प्रकाशीय वियोजन कहेंगे। यही है उष्मीय वियोजन, उष्मा द्वारा किया गया वियोजन, विद्युत वियोजन, विद्युत धारा द्वारा किया गया वियोजन, और प्रकाशीय वियोजन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन। अब देखिए उष्मीय वियोजन, जैसे उष्मीय वियोजन में हमने पढ़ा कि उष्मा देने पर किया गया वियोजन। तो देखिए उष्मीय वियोजन का जो रासायनिक सूत्र है या इसे आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड है, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, इसमें आपने क्या किया, उष्मा दिया, आपने इसमें उष्मा दिया यानी हीट दिया। अब जैसे ही हीट देंगे आप तो क्या होगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। अब देखिए ये क्या है, वियोजन अभिक्रिया, यहाँ पे एकल उत्पाद है, एकल उत्पाद है, और एकल उत्पाद में जैसे आपने उष्मा दिया तो ये क्या हो गया, दो में टूट गया, तो इसे आप वियोजन अभिक्रिया ही कहेंगे। लेकिन इससे आप अलग से उष्मीय वियोजन भी कह सकते हैं क्योंकि उष्मा देने के सहारे से ये टूट गया। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट क्या था, ये सॉलिड था, लेकिन ये टूटा किस में, तो ये सॉलिड में टूटा और ये आपका गैसेस फॉर्म में टूट गया। इसी तरह विद्युत वियोजन, आपको विद्युत वियोजन में क्या करना है, विद्युत धारा देना है। जैसे मान लीजिए कि जल है H2O है, इसमें आपने विद्युत वियोजन दिया यानी कि इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा आपने दिया। अब जैसे विद्युत धारा दीजिएगा तो ये H2 में और प्लस ऑक्सीजन में टूट जाएगी। तो देख रहे हैं एकल अभिक्रिया है, एकल उत्पाद है, सॉरी एकल अभिकारक है जिसमें आपने विद्युत धारा दिया तो ये दो से अधिक तत्वों में टूट गए, तो इसे हम वियोजन अभिक्रिया या विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। इसे आप संतुलित कर दीजिएगा, जैसे ये इधर आप हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, लेकिन ऑक्सीजन 2 है इधर, तो आप 2H2 इधर लगाइए, यहाँ पे भी 2H2 लगा दीजिए। अब जैसे देखिए प्रकाशीय वियोजन, जैसे मान लीजिए सिल्वर क्लोराइड है AgCl, इसमें आपने सूर्य के प्रकाश में आपने इसे रख दिया। अब सूर्य के प्रकाश में आप इसे रखिएगा तो ये सूर्य का गर्मी प्राप्त करेगा और ये सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस जो है इसका अलग हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं ये प्रकाशीय वियोजन है। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा है, उष्मा दे रहे हैं तब ये टूट रहा है, विद्युत धारा दे रहे हैं तब टूट रहा है, सूर्य का प्रकाश दे रहे हैं तब टूट रहा है। जब तीनों चीज़ अलग अलग दे रहे हैं तो आप अलग अलग भी कह सकते हैं कि ये उष्मीय वियोजन है, ये विद्युत वियोजन है, तो ये प्रकाशीय वियोजन है। तो ध्यान रखिएगा वियोजन अभिक्रिया जब भी पूछा जाए तो वियोजन अभिक्रिया का आप परिभाषा दीजिए और इन तीनों में से किसी एक स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। अगर स्पेसिफिक पूछा जाए उष्मीय वियोजन या विद्युत वियोजन या प्रकाशीय वियोजन तो उनके बारे में आप लिख सकते हैं। अब देखते हैं, देखिए रासायनिक अभिक्रिया में हमने सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया पढ़ा, फिर वियोजन अभिक्रिया पढ़ा। वियोजन अभिक्रिया को हमने तीन आधार पर बांटा, उष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। अच्छा आपको याद होगा कि हमने पहले उष्माक्षेपी अभिक्रिया पढ़ी थी। उष्माक्षेपी अभिक्रिया में आपने क्या पढ़ा हुआ था कि जिस अभिक्रिया में उष्मा निकलती है, ध्यान है उष्मा निकलती है, उसे हम उष्माक्षेपी कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि वियोजन में उष्मीय वियोजन में क्या होता है, उष्मा आप दे रहे हैं, उष्मा इसने क्या किया, उष्मा लिया, इसने भी उष्मा विद्युत लिया और इसने भी लिया। तो पहले वाले उष्माक्षेपी में क्या हो रहा था कि अभिक्रिया हुई और उष्मा निकली,
लेकिन इसमें क्या है, अभिक्रिया होने के लिए आपने उष्मा को उसमें दिया, तो जब भी इस तरह की अभिक्रिया होगी जिसमें उष्मा यूज होगा, उष्मा लगेगा, तो उसे कहेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया। अब देखिए उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहेंगे, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान रखिएगा, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया और उष्मा शोषी अभिक्रिया, दोनों अभिक्रिया ध्यान रखिएगा। उष्मा क्षेपी में क्या होता था, अभिकारक टूटते थे और बनते थे उत्पाद, और उत्पाद के साथ क्या होता था, उष्मा निकलती थी, ठीक है। लेकिन उष्मा क्षेपी में उत्पाद के साथ उष्मा निकलती थी, लेकिन उष्मा शोषी में क्या होगा कि अभिकारक को तोड़ने के लिए उष्मा की जरूरत पड़ेगी, और जैसे ही उष्मा की जरूरत पड़ेगी अभिकारक को तोड़ने के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, उष्मा शोषी। देखिए इसने उष्मा का शोषण कर लिया, इसलिए उसमें शोषी है, उष्मा शोषी। अब देखिए हमने संयोजन अभिक्रिया पढ़ लिया, वियोजन अभिक्रिया पढ़ लिया, इसके प्रकार भी पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए विस्थापन अभिक्रिया क्या है, देखिए नाम से ये विस्थापन, देखिए संयोजन नाम से भी संयोग करना, वियोजन मतलब वियोग का मतलब होता है टूटना। अब विस्थापन का अर्थ है एक को हटा देगा। अब जैसे देखिए इन अभिक्रिया में क्या होगा, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा, यानी कि जो अधिक क्रियाशील होगा वो कम क्रियाशील को हटा देगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे ये एग्जाम्पल फिट नहीं बैठता है, लेकिन देख लीजिए कोई BF और GF है, ठीक है, गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर है लेकिन बॉयफ्रेंड इसकी अपेक्षा में कम सुंदर है। अब उसके पास कहीं अधिक अट्रैक्टिंग लड़का दिख गया, तो वो क्या करेगी, इसे डंप कर देगी अधिकांश केस में, और ये इसके साथ ज्वाइंट हो जाएगा। तो इसे आप कह सकते हैं कि अधिक क्रियाशील जो था उसने कम क्रियाशील को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। समझे, तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, इसे ही कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ऐसे ये एग्जाम्पल सब ठीक नहीं है, लेकिन समझने के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए लोहे की कील पे भूरे रंग की कॉपर की परत जमना, कि लोहे का कील दिख रहा है, उस पर क्या होता है, कॉपर की परत जम जाता है, जिसे हम जंग भी कहते हैं। अब देखिए जैसे Fe है, लोहा प्लस लोहे की कील को आपने कॉपर सल्फेट के विलयन में आपने डाल दिया, तो क्या हुआ, कॉपर से अधिक क्रियाशील है आपका लोहा, तो ये क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा और खुद ही इसके जगह पे आ जाएगा। तो क्या होगा, FeSO4 प्लस Cu, देख रहे हैं, यानी कि कॉपर से अधिक क्रियाशील था फेरस, तो ये इसको हटा देगा और ये कॉपर के जगह पे बैठ जाएगा। तो इसे ही कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए लोहे की कील पे भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई, क्योंकि कॉपर के नीले विलयन का रंग हरा के निर्माण के कारण हो गया। यानी कि सिंपल सा बात है कि विस्थापन अभिक्रिया में जो अधिक क्रियाशील तत्व होगा वो कम क्रियाशील तत्व को हटा देगा। अब देखिए जैसे एक है जिंक कॉपर सल्फेट, तो क्या करेगा, जिंक सबसे अधिक क्रियाशील है, कॉपर सल्फेट से भी क्रियाशील अधिक है, तो ये जिंक क्या करेगा, कॉपर सल्फेट को हटाएगा और खुद यहां पे आ जाएगा। जिंक क्या है, कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, इसलिए इसने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, विस्थापित कर दिया। अब देखिए हमने संयोजन पढ़ा, वियोजन पढ़ लिया, विस्थापन पढ़ लिया। अब देखिए विस्थापन का ही अगला लूप है द्विविस्थापन। देखिए विस्थापन में एक जोड़ा होता था, एक होता था विस्थापित, यहाँ पे क्या होगा, दो हो जाएगा विस्थापित, ये उसके जगह पे चला जाएगा और ये अपने जगह पे आ जाएगा। तो देखते हैं द्विस्थापन अभिक्रिया क्या होगी। इसमें अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण, उम्मीद कर रहा हूँ उत्पाद आप समझ गए होंगे, उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे सोडियम सल्फेट है और ये बेरियम क्लोराइड है। अब देखिए सोडियम सल्फेट Na2SO2 प्लस बेरियम क्लोराइड, इन दोनों ने अभिक्रिया की। अब ये क्या होगा, ये सल्फेट के साथ, सॉरी ये SO2 नहीं है, ये SO4 है, सल्फेट है ना, SO4 है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है। तो देखिए ये क्या होगा, सल्फेट के साथ बेरियम आ जाएगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा, और सोडियम जो है क्लोराइड के साथ संपर्क कर लेगा, तो ये NaCl है। अब इसे आप क्या कर लीजिए, संतुलित कर लीजिए। अब देखिए इसमें क्या हुआ, ये Na जो है क्लोरीन के साथ चला गया और ये Ba जो है SO4 के साथ आ गया, तो यहाँ पे देख रहे हैं दो विस्थापन हुआ, तो इसीलिए इसे कहा गया द्विस्थापन अभिक्रिया। अच्छा इसे आप संतुलित कर लीजिएगा, ये संतुलित नहीं है, यहाँ पे आपका संतुलित दिया गया। देखिए बेरियम सल्फेट के सफेद अविलेप अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपन अभिक्रिया का भी कहा जाता है। अब देखिए संयोजन अभिक्रिया हमने पढ़ लिया, वियोजन भी, विस्थापन भी, द्विविस्थापन भी। अब देखते हैं उपचयन और अपचयन। देखिए
उपचयन अपचयन को आप अलग से कर सकते हो, उपचयन और अपचयन। अब देखिए उपचयन अपचयन में उपचयन पहले देख लेते हैं। देखिए जब भी किसी पदार्थ की ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन बढ़ेगा और हाइड्रोजन कमेगा, अथवा दोनों होगा तो इसे उपचयन कहेंगे। क्या कहेंगे? उपचयन कहेंगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन मेल खाया तो क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा, तो ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, यहाँ भी ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, तो इसे हम कहेंगे उपचयन। अब अपचयन किसे कहेंगे? किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो और हाइड्रोजन की वृद्धि हो। ध्यान देते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा था? ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी, हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा था, तो उपचयन कहते थे। यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है और हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, तो इसे क्या कहेंगे? अपचयन कहेंगे। जैसे अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ हो तो उसे हम कहेंगे रेडॉक्स। अब जैसे देखिए रेडॉक्स क्या है? जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, उपचयन और अपचयन दोनों हो रहे हो, ध्यान रखिए दोनों हो, तो इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। अब जैसे देखिए ऑक्सीजन का वृद्धि हो और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बढ़ा और हाइड्रोजन घटा, तो क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे उपचयन। उपचयन, देखिए दोनों साथ न हो, इसे आप काट दीजिए, इसे उपचयन कहेंगे। लेकिन ऑक्सीजन क्या होगा? घटेगा और हाइड्रोजन बढ़ेगा, तब क्या कहेंगे? तब इसे कहेंगे अपचयन। और जब ये दोनों अभिक्रिया एक साथ हो, यानी कि ऑक्सीजन बढ़े भी घटे भी, हाइड्रोजन, ये दोनों एक साथ हो कि ऑक्सीजन भी बढ़ रहा है हाइड्रोजन भी बढ़ रहा है, या ऑक्सीजन भी घट रहा है हाइड्रोजन भी घट रहा है, तो इन दोनों अभिक्रिया को कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। ये दोनों जब साथ हो तो इसे कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। तो यही है कि उपचयन अपचयन हो और दोनों साथ में हो तो उसे हम कहेंगे रेडॉक्स। अब देखिए दैनिक जीवन में हम देख लेते हैं कि उपचयन अभिक्रिया जो होता है उसका क्या प्रभाव है। जैसे देखिए संक्षारण, देखिए जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है, उससे क्या होता है? धातु की ऊपरी परत क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है, संक्षारित हो जाती है, इसे ही क्या कहते हैं? संक्षारण। जब भी कोई धातु, अब देखते हैं लोहे में क्या होता है कि बारिश के दिनों में जंग लग जाता है, तो क्या होता है? इसकी ऊपरी परत क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है, तो इसी को कहते हैं संक्षारण, कोरिजन। देखिए जैसे लोहे की वस्तुओं पे जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत का जमना, तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना, ये सब क्या है? ये संक्षारण के उदाहरण है। अब इससे आप बच कैसे सकते हैं? तो बचने का एक ही उपाय है, आप इस पर यसद लेपन कर लीजिए, विद्युत लेपन कीजिए और पेंट कराइए। इससे क्या होगा? ये संक्षारण से धातुओं को बचाएगा। अब जैसे एक होता है विकृत गंधिता, अब ये क्या होता है? जैसे वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री क्या होती है? वायु के संपर्क में आने से क्या हो जाती है? दुर्गंधित हो जाती है, उपचायित हो जाती है, जिससे उनके स्वाद और गंध में क्या हो जाता है? परिवर्तन आ जाता है। जैसे आप देखते हैं कि सब्जी को गर्मी के मौसम में आप छोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? इसमें दुर्गंध आ जाता है, तो इसका मतलब है कि ये क्या हो जाता है? उपचायित हो जाता है, जिससे उसका स्वाद बदल जाता है और उसमें गंध आ जाता है। इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। तो विकृत गंधिता को आप कैसे रोक सकते हैं? प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करिए उसमें, जिससे ऑक्सीजन जो उसका जो है ऑक्सीजन का ह्रास न हो। वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखिए, यानी कि ऐसे बर्तन में रखिए जहाँ पे वायु प्रवेश न करे। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस आप रख सकते हैं। जैसे आलू के चिप्स में आप देखते हो, आलू के चिप्स के पैकेट में क्या होता है? वो ऑक्सीजन नहीं होता, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। शीतलन द्वारा आप फ्रीज में रख सकते हो वहाँ पे। तो आज के लिए इतना रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक और शेयर वीडियो को जरूर करें। धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर जो भी आपको चाहिए आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए।